हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे कि चाइनीज ऐप बैंड, गवर्नमेंट कॉल होम ग्रोन वंस टू राइट टू चैलेंज। तो गवर्नमेंट के द्वारा एक चैलेंज लॉन्च किया गया है कि चाइनीज ऐप जो बैन हुआ है उसके अल्टरनेटिव के रूप में इंडियन जो ऐप डेवलपर हैं वो डिफरेंट सेगमेंट में, जैसे सोशल नेटवर्किंग हो गया, ऑफिस प्रोडक्टिविटी या फिर न्यूज़, गेम्स, हेल्थ, वेलनेस, एग्री टेक, एंटरटेनमेंट, है ना, ये सब क्षेत्र में जो है अपना ऐप बनाएं और गवर्नमेंट को बताएं कि हम किस तरह का ऐप बनाए हैं। मेड इन इंडिया ऐप को प्रमोट करें, वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया ऐप। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग का, उसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत ऐप पेज लॉन्च किया गया है। तो जो भी ऐप डेवलपर हैं यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि WHO अर्जेज फोकस ऑन फर्स्ट वेव कोरोना वायरस। तो कहा जा रहा है कि WHO के द्वारा कहा जा रहा है कि अभी सेकेंड वेव का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत लोग जो है कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा। सेकेंड वेव एक्चुअली होगा क्या, जैसे एक बार कंप्लीटली खत्म हो जाए, जैसे गोवा की एग्जांपल ले लीजिए। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ आप सुने होंगे कि गोवा में कोरोना वायरस कंप्लीटली खत्म हो चुका है। वहाँ पे कोरोना वायरस के कोई एक भी केस नहीं है, ऐसा सुनने को आया था। लेकिन फिर अभी गोवा का हालत काफ़ी ख़राब है। तो गोवा में एक तरह से बोल सकते हैं सेकंड वेव चल रहा है। तो ये WHO का द्वारा कहा जा रहा है कि सेकंड वेव जब हम लोग फर्स्ट वेव से अच्छी तरह से लड़ लेंगे, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि WHO चीफ से, इमरजेंसी चीफ से, कि वी नीड टू पुट अप अ फाइट नाउ ड्यूरिंग द पीक इन द करेंट वेव। अभी जो भी करेंट वेव जो भी चल रहा है उसी में हम लोग को लड़ना चाहिए, रेदर देन फोकसिंग ऑन व्हेन सेकंड वेव माइट कम। तो न ये सोचते हुए नहीं चलना चाहिए कि सेकंड वेव कभी आएगा, ठीक है। और यदि सेकंड वेव आएगा भी तो हम लोग यदि पहले वेव से कुछ सीख जाएंगे, हम लोग लड़ना सीख जाएंगे कोरोना वायरस से, तो सेकंड वेव को आसानी से लड़ सकते हैं ना। वी विल मच बी बेटर फाइटिंग सेकंड वेव, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेंटेन करके रखना चाहिए सब कुछ, जैसे मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। एक्चुअली सोशल यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड यूज़ होना चाहिए था, ठीक है। तो एक गलत वर्ड ही यूज़ किया जा रहा है हर जगह, फिजिकल डिस्टेंसिंग यहाँ पे होना चाहिए था। हाइजीन बाय इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ठीक है। इंडिविजुअल को हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीजिए यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकंड वेव का हम लोग को वेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखें चाइना से G4 स्वाइन फ्लू वायरस नॉट न्यू। तो जैसे अभी एक न्यूज़ आया था कि G4 नया स्ट्रेन आया है, यानी कि नया टाइप आया है, एक नया वायरस आया है, ठीक है। स्वाइन फ्लू वायरस का ही एक नया स्ट्रेन है जिसको G4 वायरस बोला गया। तो दुनिया में नया है ऐसा बोला गया, लेकिन चाइना की तरह कहा कि नया नहीं है। ये मतलब कि लोग जो है चाइना को बदनाम कर रहे हैं और आदमी को इन्फेक्ट आसानी से नहीं करता है। हालांकि इसके द्वारा WHO के द्वारा और चाइना के द्वारा पहले भी बोला गया था कि कोरोना वायरस आदमी से आदमी में नहीं फैलता है, ठीक है। लेकिन बाद में बात झूठ साबित हुआ, तो हो सकता है कि भी झूठ साबित हो, है ना। तो चाइना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रूरल अफेयर, तो वहाँ का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, रूरल अफेयर मिनिस्ट्री है, उसका सैटरडे को कहा गया कि सो कॉल्ड G4 strain of swine flu virus not new and doesn't infect or sicken human and animal, establishing रिपब्लिक का स्टडी पब्लिश अर्लियर दिस वीक। तो क्या कह रहा है कि एक वीक पहले जो एक स्टडी पब्लिश किया गया US जर्नल में, तो उसमें बताया गया कि G4 वायरस जो आदमी को इन्फेक्ट करता है तो वो आसानी से इन्फेक्ट नहीं करता है। चाइना मतलब कि चाइना जो है ऐसा नहीं बोल रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता है और आदमी को आसानी से इन्फेक्ट नहीं करता है, ठीक है। चाइनाज एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड इन स्टेटमेंट दैट द स्टडी इज इंटरप्रेटेड बाय द मीडिया इन एक्सक्रेटेड और नॉन फंक्शनल वे। क्या कह रहा है कि जो स्टडी है मीडिया में आ गया है नॉन फैक्चुअल वे में, मतलब कि मीडिया को फैक्ट नहीं बताया गया सही से, और बस चाइना को बदनाम करने के लिए कि एक और नया वायरस चाइना में आ गया है, इस तरीके का न्यूज़ फैलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि ट्रंप है स्लैम्स लेफ्ट विंग कल्चरल रिवोल्यूशन इन इंडिपेंडेंस डे माउंट एड्रेस एट माउंट रुशमोर। तो माउंट रुशमोर पे इंडिपेंडेंस डे का भाषण चल रहा था ट्रंप का। तो कल इंडिपेंडेंस डे था अमेरिका में, याद रखिएगा, मतलब कि कल अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे था। तो वहाँ पे माउंट रुशमोर पे भाषण चल रहा था उन लोगों का। तो उसमें बोला गया कि लेफ्ट विंग के लोग जो है इंडिया, मतलब कि बार इंडिया बोला जा रहा है, लेफ्ट विंग के जो लोग हैं USA के कल्चर को मतलब कि यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, ऐसा उनके द्वारा एलिगेशन लगाया गया। एक्चुअली उनका निशाना पिछले महीने जो कुछ भी हुआ था ना, जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद ब्लैक लाइफ मैटर करके एक रिवोल्यूशन हुआ था, उस पर उनका निशाना था। वहाँ के नेटिव लोगों के द्वारा, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं जो आप लोग देखते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया या फिर बहुत सारे लीडर हो गए या फिर वहाँ के बहुत सारे जो सिटीजन हैं, वहाँ के नेटिव लोग नहीं है, बल्कि वहाँ के जो ओरिजिनल नेटिव लोग थे उनको रेड इंडियन बोला जाता था, ठीक है। वो ब्लैक कलर के होते थे, मतलब ब्लैक होते थे, उनका स्किन डार्क हुआ करता था। और अभी उनको एक हिल पे रहने के लिए दे दिया गया है। वो लोग ट्राइबल लाइफ ज़िंदगी जीते हैं, वो लोग ट्राइबल की तरह ज़िंदगी जीते हैं अभी भी। तो उनको एक हिल दे दिया गया जिसका नाम था साउथ डेकोटा ब्लैक हिल, ठीक है। इसी हिल के आसपास नेटिव लोग जो अमेरिका का प्योर नेटिव लोग जो हैं वहाँ के एकदम मूल निवासी, ठीक है। तो जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के पहले, यूरोपियन मतलब कि जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँचे तो उसके पहले जो लोग रहते थे, तो
वो लोग अभी डेकोटा हिल के आसपास रहते हैं, साउथ डेकोटा हिल। तो माउंट रुशमोर जो है साउथ डेकोटा हिल का ही हिस्सा है। माउंट रुशमोर जो है साउथ डेकोटा हिल का हिस्सा है, जहाँ पे कल भाषण चल रहा था। तो माउंट रुशमोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे नेटिव लोगों के लिए एक सेक्रेट प्लेस है ना, जो नेटिव लोग हैं उनके लिए एक सेक्रेट लैंड है। और बाकी लोग के लिए ऑल ओवर अमेरिका की बात देखा जाए तो अमेरिका के लिए क्या है, तो इस पे 4 प्रेसिडेंट का फेस बनाया गया है। ठीक है, माउंट रुशमोर पे 4 प्रेसिडेंट का फेस बनाया गया। एक्चुअली आई थिंक सॉरी, इस पे 5% का फेस बनाया जाना था, लेकिन एक जो है नहीं बन पाया था किसी टेक्निकल रीजन से। तो ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पे 4 ही फेस है अभी, और रहेगा भी। आई थिंक हो सकता है कि भविष्य में कभी 5वां फेस बना दिया जाए, लेकिन इस पर एक्चुअली 5 फेस बनाने का प्लानिंग था। तो चारों फेस कौन कौन है माउंट रुशमोर पे, तो हम लोग उसके देख लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन का है। आई थिंक आगे एक पिक्चर भी था इसका, अच्छा यहाँ है। तो सबसे पहला जो पिक्चर आपको दिख रहा है जॉर्ज वाशिंगटन का है। उसके बाद यहाँ पे थॉमस जेफरसन का पिक्चर है। तीसरा है थियोडर रूजवेल्ट, और चौथा अब्राहम लिंकन। तो पहला और चौथा तो आई थिंक बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट हैं वाशिंगटन, इन्हीं का नाम पे वाशिंगटन डीसी रखा गया है नाम राजधानी का। और अब्राहम लिंकन ये है काफ़ी फेमस प्रेसिडेंट वहाँ के। बाकी के दोनों कौन है, तो ये है जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडर रूजवेल्ट। और ये थियोडर रूजवेल्ट अलग हैं, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अलग थे, जो 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार के समय जो रूजवेल्ट थे वो अलग हैं, ये रूजवेल्ट अलग हैं। और ये अब्राहम लिंकन, ये चारों की मतलब कि इनका मूर्ति यहाँ पे बनाया गया है। एक 5वां फेस इधर बनाया जा रहा था, जिसके मतलब कि जो इनकम्प्लीट है, मतलब कि स्टार्ट हुआ था लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया है। ये दिखाते हैं बर्थ को, चारों अलग अलग एक मैटर को सिम्बलाइज करते हैं। बर्थ को सिम्बलाइज किया जाता है जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा, ग्रोथ को सिम्बलाइज किया जाता है इनके द्वारा, थॉमस जेफरसन के द्वारा, थियोडर रूजवेल्ट को सिम्बलाइज किया जाता है डेवलपमेंट के द्वारा, और अब्राहम लिंकन को प्रिजर्वेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हर साल 4 जुलाई को भाषण वगैरह होता है, या फिर जो 26 जनवरी के जैसे हम लोग यहाँ होता है ना, देख सकते हैं यहाँ पे भी जहाज फ्लाई पास्ट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, यूएस का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था माउंट रुशमोर, क्यूस्टोन, साउथ डेकोटा। तो साउथ डेकोटा हिल पे ही वहाँ के जो नेटिव लोग रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग का यहाँ पे स्टॉप ऐप यहाँ पे बताया गया है ना, मतलब कि स्टॉप ऐप मतलब ऐप को जो बैन किया गया उससे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। तो आज इंडियन एक्सप्रेस का संडे स्टोरी में और द हिंदू के भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में यहाँ पे ये आया था कि ऐप को बैन करने से क्या फ़ायदा है, क्या घाटा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग टॉपिक को, मतलब एक ही टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कहानी शुरू में बताया गया ऊपर में कि एक संजय राठौड़ नाम का आदमी था, 29 साल का, जो पहले काम किया करता था सूरत में। लेकिन क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो उसको कोई काम नहीं मिल पाया, तो अपने घर में ही वो डांस प्रैक्टिस किया। ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया, टिकटॉक पे डाला। देखते देखते 3 महीने के अंदर उसके 70 लाख फॉलोवर हो गए, 7 मिलियन फॉलोवर हो गए। ठीक है, जब पिछले सप्ताह बैन कर दिया गया चाइनीज ऐप को, तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, वहाँ पे कहानी में दिखाया गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली यूज किया जाता है। बट दिस मोर देन जस्ट एन ऐप स्टोरी फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। क्या कह रहा है कि एक ऐप स्टोरी से ज़्यादा है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक लेकर के। चाइनीज कंपनी हैव डोमिनेटेड द डिजिटल टेक्नोलॉजी स्पेस इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का जगह है, इंडिया में जो भी डिजिटल स्पेस है, उसको चाइनीज़ कंपनी के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। मतलब चाइनीज़ कंपनी वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में है पिछले कुछ साल से। ठीक है, यदि आगे देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हैज कॉन्स्टेंटली व्यू टेक्नोलॉजी द नेक्स्ट फ्रंटियर। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, टेक्नोलॉजी को एक नया फ्रंटियर के रूप में देखती है, एक नया बाउंड्री के रूप में देखती है। ठीक है, एक नया सीमा के रूप में देखती है, तो जिस पे सुप्रीमेसी वो गेन करना चाहती है। उसका एक पॉलिसी था डिजिटल सिल्क रोड पॉलिसी, जो 2015 में अनाउंस किया गया था। इसके अंदर था कि 65 कंट्री में अपना डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाएंगे। 2016 में जो है कंट्री का नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, वहाँ का एक फ्रेज अडॉप्ट किया था जिसका नाम था स्ट्रॉन्ग इंटरनेट पावर। तो जैसे होता है ना कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग इंटरनेट पावर बनना है, ऐसा उन लोगों का सोच बना था 2016 में। इंडिया में भी उस समय काफ़ी ज़्यादा 2016 में एक तरह से डिजिटल रिवोल्यूशन आया था। इन इंडिया ग्राउंड फॉर दिस एग्रेसिव पुश फॉर चाइनीज कंपनी वाज लेड इन जुलाई 2014। तो कह रहा है कि जैसे चाइना के कई कंपनी है, अलीबाबा है, बाइडू है, टेंसेंट है, ये सब दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो है अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं दूसरे कंट्री में। इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग हैं। तो कहा जा रहा है कि जुलाई 2014 में इंडिया में चाइना काफ़ी तेज़ी से मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने लगा, खास करके मोबाइल के सेक्टर में। जब साओमी वहाँ का एक कंपनी है साओमी, ठीक है, जिसको एप्पल ऑफ चाइना बोला जाता है, साओमी को एप्पल ऑफ चाइना बोला जाता है, इंडिया में आया। उसके बाद फिर काफ़ी सारे कंपनी वहाँ के ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ये सब आए इंडिया में। और इसका जो इन्फ्लक्स था, इसका जो बिक्री था 2016 में काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि उस समय जियो आया था इंडिया में। और जियो में जो फ्री डाटा दिया जाता था, या दिया जा रहा है आज भी, मतलब कि सस्ता डाटा दिया जा रहा है आजकल, ठीक है, और उसमें फ्री दिया जाता था, चीप डाटा एंड फ्री इंटरनेट पैकेज। उसके लोभ में जो काफ़ी लोग जो 4G मोबाइल वहाँ पे खरीदे,
और इस कारण से उस वहाँ का सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम किया उस समय, ठीक है। लेटेस्ट डाटा बाय द इंटरनेशनल डाटा कॉर्पोरेशन शो दैट अमंग द टॉप 5 स्मार्टफोन सेलर इन द कंट्री में यदि टॉप 5 स्मार्टफोन सेलर का देखा जाए तो चाइना को Xiaomi उसमें लीड कर रहा है 31.2%, यानी कि इंडिया में जितना भी मोबाइल बिक रहा है उसका 31% Xiaomi का सिर्फ बिक रहा है। उसके बाद वीवो का 21%, इस तरीके से देते 52% तो यही दोनों कंपनी का हो गया। दिस रैपिड इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वरी द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इन अप्रैल 2017, तो अप्रैल 2017 में इंडियन गवर्नमेंट को चिंता हुआ कि इतना तेजी से उन लोगों का मार्केट बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। नोटिफाइड अ फेज मैन्युफैक्चरिंग प्लान टू रैंप अपन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन, तो वहाँ पे ध्यान दिया गया कि अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वाज वन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 53 बिलियन इन 2017-18। क्या करें कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड का सिर्फ इंपोर्ट दिखा जाए तो 53 बिलियन का था। विद द डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एक्सपेक्टेड राइज द पीरियड टू अबाउट 400 बिलियन, तो क्या कह रहा है कि इसका 2025 तक ऐसा लगाया जा रहा है अनुमान 2025 तक जो है बढ़ करके 400 बिलियन हो जाएगा, जो अभी 53 बिलियन है ना। यदि और इसका देखा जाए तो The effort to make India manufacturing hub of electronics result in dozens of Chinese company and their contract manufacturer setting up base in महाराष्ट्र, तो क्या करे कि इंडियन गवर्नमेंट के प्रयासों से चाइनीज़ कंपनी का ही बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप हुआ इंडिया में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी में और कहीं कहीं। एक सैमसंग का भी सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इंडिया के नोएडा में है। अब न्यूज़ भी सुने होंगे आप करीब 2 साल पहले। चाइनीज़ इक्विपमेंट वेंडर सच एज हवाई एंड जेटी ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन टेलीकॉम इक्विपमेंट, वहाँ का जो इक्विपमेंट वेंडर है, मतलब कि हार्डवेयर बनाने वाला कंपनी है कि जो किट बनाती है या फिर टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, हुआवे और जेटी, ये दोनों भी जो है टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इंडिया में डोमिनेट करती है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इंडियन टेलीकॉम कंपनी है डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी बाय द चाइनीज इक्विपमेंट मेकर टू मेक एन यूरोपियन गाइड सच एज इरिक्सन एंड नोकिया पार्टनरशिप हैज हेल्ड ड्यूरिंग डाउन कोस्ट। क्या कह रहा है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इंडिया में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि कई कंपनी आपस में मतलब कि हाथ मिला करके काम कर रही है, चाइना को हराने के लिए मिलकर काम कर रही है, जैसे इरिक्सन और नोकिया का आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया में डोमिनेट करता है मोबाइल सेक्टर में या फिर हर एक सेक्टर में जो है चाइना किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफ द 30 यूनिकॉर्न्स इन द कंट्री मोर देन हाफ मेजर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइनीज फर्म। तो यूनिकॉर्न बोलते हैं कोई नया कंपनी जब आता है, ठीक है, और यूनिकॉर्न उसको बोला जाता है कोई नया कंपनी आकर के काफ़ी तेज़ी से जो एक्सपेंड करता है उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है कि चाइनीज इंडियन यूनिकॉर्न में कितना चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले ओला कैब, तो ओला कैब में जो है 451 मिलियन अमाउंट है, 451 मिलियन जो है डॉलर में अमाउंट है, तो 451 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया गया ओला कैब में टेंसेंट के द्वारा, सेलिंग कैपिटल के द्वारा, चाइनीज इन्वेस्टर है ना। हालांकि ओला कैब इंडियन कंपनी है लेकिन इसमें इसके शेयर को चाइना का भी कंपनी खरीद चुका है, मतलब कि ओला में यदि फायदा हो रहा है तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ भी जा रहा है, टेंसेंट को भी जा रहा है। swiggy.com जो मतलब फूड डिलीवर करती है तो उसमें भी टेंसेंट का हिस्सा है, हिल हाउस कैपिटल का हिस्सा, दोनों मिला के 328 मिलियन अमाउंट है वहाँ पे। पेटीएम जो है, पेटीएम का इंडियन कंपनी है लेकिन उसमें भी अली बाबा का हिस्सेदारी है। अली बाबा समझिए चाइना के रिलायंस की तरह है, ठीक है। इसके संस्थापक हैं जैक मा जो वहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं, और अली बाबा का इसमें हिस्सेदारी है पेटीएम में 222 मिलियन के आसपास। policybazaar.com जो प्रचार भी आप देखते होंगे उसमें टेंसेंट का हिस्सेदारी है 150 मिलियन का। Dream11.com जो एक ऐप है, मतलब कि Dream11 एक ऐप भी है, मोबाइल ऐप है, गेम से रिलेटेड है, टेंसेंट का इसमें हिस्सेदारी है 100 मिलियन। दिल्ली में एक डिलीवरी करने वाला है, मतलब कि वो वहाँ पे सामान वगैरह पहुँचाता है, सब्जी, किराना सामान ये सब पहुँचाता है। आप यदि सिर्फ बस ऑर्डर कर दे तो तुरंत पहुँचाता है। तो फॉर्चून ग्रुप वहाँ का कंपनी जिसका 49 मिलियन का इसमें अमाउंट है। बाइजू क्लासेज टेंसेंट का इसमें हिस्सेदारी है 40 मिलियन डॉलर का। बिग बास्केट में अली बाबा का है, लेंसकार्ट में अली बाबा, जोमेटो में अली बाबा का है। तो देख सकते हैं अली बाबा कहीं बहुत जगह भी है, ठीक है, और उसका टेंसेंट का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। यहाँ पे कितना है डिस्क्लोज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया गया, लेकिन ये सबको पता है कि बिग बास्केट में अली बाबा, लगभग अली बाबा का इसमें बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। आई थिंक बिग बास्केट का 80% अली बाबा के आसपास है, 80-75% के आसपास बिग बास्केट भी यही काम करता है। आप शाहरुख खान को इसको प्रचार करते हुए देख सकते हैं टीवी पर। सब्जी वगैरह ये पहुँचाता है, बोलता है कि फ्रेश सब्जी हम लोग बिग बास्केट से मंगवाते हैं, इस टाइप का समथिंग प्रचार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है न्यू डेडलाइन, क्या है कि भाई इंडिया हैज रजिस्टर्ड चाइना सिग्नेचर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो चाइना का एक था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसको इंडिया रिजेक्ट किया क्योंकि इसका एक हिस्सा है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और CPEC POK वाले हिस्से से जाता है। तो इसलिए इंडिया जो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को नहीं मानता है, कहता है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके तहत है क्या कि एक रोड बनाया जाएगा कम्प्लीटली जो पुराने सिल्क रोड के जैसा होगा, मैरीटाइम रोड भी बनाया जाएगा जो चाइना से होते हुए दूसरे कंट्री को ज्वाइन करते यूरोप तक जाएगा। इससे सामान का ढुलाई, मतलब सामान का कैरिंग
यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़ेगा, मतलब बिजनेस बढ़ाने के लिए एक रोड बनाना है, सिंपल ऐसा समझ लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि वीज़ा फ्री ट्रेवल होगा तो ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को इंडिया ज्वाइन नहीं किया है, और उसका रीज़न हमें पता है कि सीपेक उसका मेन रीज़न है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और सीपीईसी जो है इसी का हिस्सा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और ये जो है पीओके वाले रीजन से पास करता है, इसलिए इंडिया इस पर ऑब्जेक्ट करता है। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो उसी तरह से उसी का एक इनिशिएटिव है नेबर्स का, मतलब कि कहा जा रहा है कि डिजिटल सिल्क रोड पॉलिसी, डिजिटल जिसको हम लोग चर्चा भी किए थे, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि भले ही हम लोग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को रिजेक्ट कर दिए, लेकिन डिजिटल जो सिल्क रोड पॉलिसी उसके तहत हम लोग फंस चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो गवर्नमेंट कंसीडर रिप्लेसिंग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट विद नेशनल लॉजिस्टिक लॉ। तो क्या कर रहा है कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, अभी एक एक्ट है जिसका नाम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, उसको चेंज करके लाया जाएगा, मतलब उसको रिप्लेस किया जाएगा नेशनल लॉजिस्टिक लॉ, ठीक है। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पहले हम लोग यही देख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मल्टी मॉडल नाम से पता चला, मल्टी मोड यानी एक से ज़्यादा मोड, यानी कोई ऐसा सामान का ढोने का काम, ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का काम जिसमें एक से ज़्यादा मोड लगते हों, मतलब कहीं लैंड हो, कहीं वाटर हो, कहीं एयर हो, तो मल्टी मॉडल कहलाएगा, है ना। कि यहाँ से कलकत्ता तक ज़मीन से गया, मतलब लैंड से गया, कलकत्ता से बाई फ्लाइट जाएगा कहीं, फिर वहाँ से बाई वाटर जाएगा कहीं, तो ये हो गया मल्टी मॉडल। जैसे बहुत सारे एक्सपोर्ट का सामान होता है, तो क्या होता है दिल्ली से कलकत्ता पहले जाता है फ्लाइट से, कलकत्ता से फिर पानी से इंडोनेशिया सिंगापुर की तरफ जाता है, मतलब कि जहाँ पानी वाले जहाज़ से जाता है, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे क्या, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इंक्लूड कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ मूवमेंट सच एज रेल, रोड, सी, इन टू इन डिलीवरी ऑफ गुड, ठीक है। तो इसके लिए अभी एक कानून है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, तो उसको रिप्लेस करके नेशनल लॉजिस्टिक लॉ लाया जा रहा है। द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट विथ फुल फ्लेज नेशनल लॉजिस्टिक लॉ विद अ व्यू टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ सेक्टर। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर सेवन सैटरडे, तो कहा है कि गवर्नमेंट के एक ऑफिसर के द्वारा ऐसा बयान दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी इन द लॉजिस्टिक डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री पवन अग्रवाल सेड नेशनल लॉजिस्टिक इफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट प्रोडक्टिविटी एंड सेफ्टी एक्ट, है ना, एक ऐसा एक्ट लाया जा रहा है अंडर कंसिडरेशन एंड दिस लॉ टेंड टू डिफाइन वेरियस पार्टिसिपेंट ऑफ द लॉजिस्टिक स्पेस एंड क्रिएट लाइट रेगुलेटरी इकोसिस्टम, मतलब ताकि जो है इसको रेगुलेशन थोड़ा सा कम किया जाए यहाँ पे, इसलिए ऐसा लाया जा रहा है, क्योंकि मल्टी मॉडल में अभी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है इसलिए, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस एक न्यूज़ में यहाँ बताया गया कि नीतीश सुशील अंडरगो टेस्ट एज बिहार चेयरमैन पॉजिटिव। तो बिहार काउंसिल, बिहार में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, वहाँ के जो चेयरमैन है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके कारण से वहाँ के बिहार में कई नेताओं को चेक किया जा रहा है। तो बिहार, पहले तो हम देख लेते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहाँ कहाँ। तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और बिहार में है, और यूपी में। ये 6 स्टेट में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, जब हटा दिया गया, वहाँ मतलब स्टेट ही नहीं रहा, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दिया गया। तो 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और यूपी, ठीक है। तो बिहार वाले जो मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे अवधेश नारायण सिंह, ठीक है, और उनके 4 फैमिली मेम्बर जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके कारण से वहाँ के कई वीआईपी सर्कल के लोगों को, जैसे 50 वीआईपी यहाँ पे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी, अपने सैंपल को भेजा टेस्ट के लिए। हालांकि नीतीश जी का सैंपल नेगेटिव आ चुका है, बाकी लोगों का भी सैंपल का जांच अभी नहीं आया है, किनका नेगेटिव किनका पॉजिटिव, तो बाद में देखा जाएगा। तो चेक कराने का रीज़न क्या हुआ कि ये लोग कुछ दिन पहले मिले थे, है ना, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम मोदी, बिहार असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो विजय कुमार चौधरी, उसके अलावा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हाल फिलहाल में मिले थे। अभी एक स्टेट ह्यूमन राइट काउंसिल जो होता है उसका एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पे लोग मिले थे। और उसके अलावा अभी वहाँ पे एमएलसी का इलेक्शन हुआ था, है ना, अभी वहाँ पे एमएलसी का इलेक्शन हुआ था बिहार में। तो उसमें उसका जो स्वेरिंग इन सेरेमनी था, उसका जो क्या बोल सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ ये लोग मिले थे। इसीलिए इन लोगों को भी डर बन गया कि हाँ, हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 जुलाई को ये लोग मिले थे बिहार विधान परिषद में। The health department sources said at least 50 VIP were given their sample for testing and number likely to go up, seeing met several people recently। तो ये नंबर और बढ़ेगा क्योंकि अवधेश नारायण सिंह नेता हैं और काफ़ी लोगों से मिलते जुलते, तो नेताओं को मिलना जुलना पड़ा, इसीलिए जो है यहाँ पे। तो याद रखिए, इस न्यूज़ में याद रखने वाला फैक्ट यही था कि बिहार एमएलसी, यदि बिहार बीपीएससी की कोई तैयारी कर रहे हैं तो बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अध्यक्ष कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, ये याद रखना है। और उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहाँ कहाँ, ये याद रखना है बाकी लोगों के लिए, ठीक है। यदि हम बढ़े दूसरे न्यूज़ की तरफ, तो यहाँ पे आज कोरोना का देख लेते हैं कि कितना है। तो अभी इंडिया में टोटल केस जो है यहाँ पे 6,48,314 है, जिसमें 3,94,000 रिकवर कर चुके हैं, ठीक है। 18,655 लोगों की डेथ हो गई है,
डबलिंग रेट यदि इंडिया में बात किया तो 20.47 डे, यानी कि 20 दिन में दुगना हो जा रहा है केस। अभी के हिसाब से देखा जाए तो 20.47 दिन में, मतलब 20.5 दिन या 21 दिन मान लेते हैं या 20 ही दिन मान लेते हैं, जो मानना है मान लीजिए, उतने दिन में केस यहाँ पे डबल हो जा रहा है इंडिया में अभी के हिसाब से। बाकी दूसरे स्टेट के देख सकते हो तो सबका लगभग 21-22 दिन के आसपास ही है। तेलंगाना का डबलिंग रेट बहुत फास्ट है, ये एक चिंता का विषय है। मतलब जितना ज़्यादा डबलिंग रेट, जितना कम डबलिंग रेट रहेगा उतना ज़्यादा चिंता का विषय है, और जितना ज़्यादा डबलिंग रेट है उतना आज बढ़िया है। मतलब डबलिंग रेट यदि 500 दिन हो जाता है और बढ़िया, 500 दिन में केस दुगना होगा, है ना। जैसे यहाँ पे दिल्ली में देखा तो 24 दिन के अंदर केस दुगना हो जा रहा है, ठीक है। और यदि कल का देखा जाए तो कल 22,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 22,771 लोग, जिसमें और 14,355 लोग, सॉरी 335 लोग ठीक भी हुए हैं ना। तो ठीक थोड़ा सा कल कम हुए हैं और नया केस ज़्यादा आया है, ठीक है। यदि फर्टिलिटी रेशियो को देखा जाए कितने लोगों का डेथ हो जा रहा है, तो पहले 7 दिन पहले जो फर्टिलिटी रेट था 3.08% था। मतलब यदि 100 लोग इन्फेक्ट हो रहे थे तो 3.08% जो है लोग डेथ हो जा रहा था उनका। अभी जो है डेथ रेट घट के 2.8% आ गया, 88% आ गया। पॉजिटिविटी रेट का देखा जाए तो कितना सैंपल जांच हो उसमें से 6% लोग पहले पॉजिटिव पाए जा रहे थे, 6.36%, और आज 6.80%। मतलब कि 100 सैंपल यदि जांच किया जा रहा है तो उसमें लगभग 7 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो था आज के न्यू डिस्कशन में। हम लोग अब द हिंदू का डिस्कशन देख लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ पॉपुलर आर दे इन इंडिया, तो चाइनीज ऐप के बारे में कि द हिंदू एक्सप्लेन्स व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज ऐप बैन। तो चाइनीज का जो ऐप बैन किया गया उसका क्या यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, उसका यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो हाउ पॉपुलर आर दे इन इंडिया, इंडिया में कितने पॉपुलर थे। कैन द गवर्नमेंट मूव टू बी चैलेंज लीगली, क्या गवर्नमेंट का जो मूव है उसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि बहुत लोग अभी बोल रहे हैं, टिकटॉक के जो स्टार थे जिनको टिकटॉक से इनकम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, वो लोग बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे। इन द वेक ऑफ द फेस ऑफ विद चाइनीज फोर्सेज ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर इन लद्दाख, अ वायलेंट क्लैश बिटवीन जून 15 डेट लेफ्ट 20 इंडियन सोल्जर डेड। द इंडियन गवर्नमेंट ऑफ जून 29 जून को बैन किया गया 59 ऐप्स ऑफ चाइनीज ऑरिजिन, ठीक है। एक रीजन दिया गया कि डाटा सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। दिस इंक्लूड पॉपुलर वन सच एज टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, हेलो, वीवो, वीचैट, क्लब फैक्ट्री, ये सब ऐप इसमें था। वहाँ इवर द चाइनीज ऐप बैन क्यों किया गया, तो जैसा कि अभी बताएं कि ये लोग डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे वहाँ के सीपी, चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसको, और वहाँ के आर्मी को फिर ट्रांसफ़र किया जा रहा था डाटा, जो हम लोग के लिए काफ़ी खतरनाक था। तो एक इंडिया का एक्ट है, किस एक्ट की तरफ, द मिनिस्ट्री सेड डिसाइडेड टू ब्लॉक 59 ऐप्स टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इन्वोकिंग पावर अंडर सेक्टर 69 है। तो सेक्शन 69 है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है उसका सेक्शन 69 है जो है उसके अंदर बताया गया है कि विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मतलब कि यदि एक सरकार को ऐसा लगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज को बैन कर सकती है वो किसी भी कारण, मतलब कि नेशनल इंटरेस्ट में, सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का यूज करते हुए। द गवर्नमेंट आल्सो सेड दैट सेवरल सिटीजन है रिपोर्टेडली रेज कंसर्न इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, जो इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम एक है इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी को डील करता है। तो उसमें कई लोगों के द्वारा, सेवरल सिटीजन्स के द्वारा कंसर्न उठाया गया था इस मामले में कि चाइनीज के ऐप इस तरीके उनके प्राइवेसी लॉस कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाइल द गवर्नमेंट डिडंट नेम China openly in the action against the apps, public comment by official including Ravi Shankar Prasad, the Union Minister of Communication, Electronics and Information Technology and Law and Justice, he said that digital strike was done for safety, security and defense sovereignty and integrity of India, ठीक है, and protect data and privacy of the people। आगे यदि पढ़े तो हम लोग हाउ लार्ज इज द यूजर बेस इन इंडिया फॉर दिस बैंड ऐप, तो कितना ज़्यादा यूजर है। तो अभी हम लोग इंडियन एक्सप्रेस वाले में पढ़े थे कि 611 मिलियन डाउनलोड है टिकटॉक का। वही देखा जाए तो करीब 200 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए मतलब कि एक्टिव यूजर है, जिसको हाईएस्ट पे काफ़ी ज़्यादा पेमेंट मिलता है यहाँ से। एक्टिव टू मीडिया रिपोर्ट, फाइल शेयरिंग ऑफ शेयर इट एज ऑल्सो एट 400 मिलियन यूजर, शेयर इट के लगभग 400 मिलियन यूजर थे, ठीक है। एंड स्टेक काउंटर प्लेसेस द अलीबाबा ओन्ड यूसी ब्राउजर सेकंड इन इंडिया, मार्केट शेयर 10.9% आफ्टर गूगल क्रोम, ठीक है। तो गूगल क्रोम के बाद यूसी ब्राउजर इंडिया में ज़्यादा यूज होता था, जिसका यूजर बेस लगभग 130 मिलियन था। तो हाउ विल बी द यूजर्स भी अफेक्टेड, तो यूजर कैसे अफेक्ट होंगे। तो इंस्टॉल्ड में भी कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्ट ऑन मोबाइल डिवाइस, जो अभी इंस्टॉल हो चुका है तो मोबाइल डिवाइस पर रहेगा, बट नाउ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विल नॉट बी रिमूव टू द गूगल प्ले स्टोर।
लेकिन जो नया वाला वर्जन आएगा वो गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो एक दिन ये जो ओल्डर वर्जन जो एक ना एक दिन तो कभी समाप्त तो होगा ही। जैसे आप भी देखे होंगे कि जब कोई ऐप का नया वर्जन आता है तो जब भी आप खोलेंगे आप तो लिखेगा कि मतलब कि अपडेट कर दे कि बाद में करें। तो आप लोग यहाँ पे अधिकांशतः क्लिक कर देते हैं कि बाद में करें और अपना काम करने लगते हैं कि लेटर करेंगे, मतलब कि बाद में अपडेट करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वहाँ पे बताया कि नहीं आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो जब वो वाला समय आएगा तो अपडेट के लिए गूगल प्ले में तो मिलेगा नहीं है ना, तो उसके बाद वो ऐप काम करना बंद कर देगा। व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स एंड आर द इजी टू फाइंड, क्या अल्टरनेटिव है इसके और क्या वो आसानी से पाए जा सकते हैं, मतलब कि खोजे जा सकते हैं। यूजर ऑफ बैंड ब्राउजर्स और वीडियो एप्स में फाइंड इट ईजियर टू शिफ्ट सिमिलर ऑफरिंग फ्रॉम एल्सवेयर, है ना। तो जैसे यहाँ पता है चिंगारी कंपटीटर फ्रॉम इंडिया टू टिकटॉक सॉ इट्स डाउनलोड सोर फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़ प्लस ऑन गूगल प्ले स्टोर सून आफ्टर द बैन। तो जैसे इन चाइनीज जब टिकटॉक को बैन किया गया तो उसके पहले चिंगारी एक ऐप है, टिकटॉक ही जैसा है, इंडियन ऐप है। तो उसको पहले जो है यहाँ पे मात्र 1 लाख सब्सक्राइबर था, जब 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुका है, ठीक है। मतलब कि उसका डाउनलोड बोल सकते हैं। यूज ऑफ सच ऐप सच एज कैम स्कैनर में नॉट बी एबल टू शिफ्ट सो इजी, जैसे बहुत सारे ऐप हैं, जैसे एक था कैम स्कैनर, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा इसको यूज किया जाता था, बहुत सारे यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसेज में यूज किया जाता था, ठीक है। कैम स्कैनर का डाटा मतलब कि एक पेपर को स्कैन करने के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। इसे मतलब क्या सिंबल ऐसे समझ लीजिए कि वो लिखा हुआ जो रहता था, पेपर पे लिखा हुआ जो रिटन मटेरियल है, तो उसको एक क्लियरली फोटो खींचता था, है ना। बाकी नॉर्मल कैमरे से भी आता है उतना क्लियर, लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर करता था, एकदम स्कैनर की तरह करता था। इसलिए कैम स्कैनर का यूज स्टूडेंट के द्वारा और फिर इंडियन ऑफिसेज में काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। उसको मतलब कि शिफ्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जैसे इट नॉट क्लियर एट हाउ टू से PDF और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्रिएटेड बाई यूजर भाई कैम स्कैनर कपल ऑफ ईयर्स अगो एंड बैकअप इन द गूगल ड्राइव कुड बी ट्रांसफर टू अनदर ऐप सच एज एडोब स्कैनर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो क्या करा है कि कुछ दिन पहले तक ये नहीं पता था किसी को कैसे PDF बना सकते हैं किसी इमेज से, या फिर कैसे कैम स्कैनर से डाटा को ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो कैम स्कैनर में जो है काफ़ी ये सब सिस्टम था, जिसके कारण से लोग उसके बारे में सीखे भी। देयर अदर सब अल्टरनेटिव प्रोडक्ट सच एज इंडिया मेड जोहो डॉक स्कैनर विच ऑफर यूजर द ऑप्शन टू इम्पोर्ट ऑल फाइल्स यूज फ्रॉम मास फ्रॉम कैम स्कैनर। तो क्या करें, जो उसी की तरह एक इंडियन का जो है जोहो डॉक स्कैनर है, ठीक है, तो उसको कोई इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउ डजन बैन इम्पैक्ट चाइनीज प्रोवाइडर, चाइना को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पोटेंशियल लॉस ऑफ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू इम्पैक्ट ऐप मेकर्स। तो क्या कर रहा है कि उन लोगों को इनकम होता था एडवर्टाइजमेंट से, जैसे टिकटॉक के इनकम कहाँ से होता था, तो एडवर्टाइजमेंट से। बहुत सारी कंपनी टिकटॉक से कंसल्ट करती थी एडवर्टाइजमेंट के लिए, फिर टिकटॉक वीडियो के बीच में एडवर्टाइजमेंट आता था, जैसे गूगल वीडियोज़ के बीच में आता है ना, जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो बीच में प्रचार आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उसी से यूट्यूब क्रिएटर को और यूट्यूब दोनों को फ़ायदा होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी था। टिकटॉक पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, टिकटॉक का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है बाइट डांस। रिकॉर्डेड डबलिंग ऑफ ग्लोबल रेवेन्यू 17 बिलियन 2019 आफ्टर द प्रीवियस ईयर 3 बिलियन इन द प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जैसे 2017 का उसका रेवेन्यू देख सकते हैं 17 बिलियन, जिसमें 3 बिलियन उसका प्रॉफिट था, मतलब 17 बिलियन ज़्यादा था पिछले साल से। इट्स बिजनेस में भी इल्डेड ओनली 5.8 बिलियन इन द रेवेन्यू फॉर द ईयर। इसी के द्वारा ये बताया कि 6 बिलियन का लॉस होने वाला है एक साल में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है उन लोगों को, एक ऐप के इतना लॉस होने वाला है, तो समझ सकते हैं दूसरे को क्या होगा। जब कुछ दिन के लिए इंडिया में बैन किया गया था पिछले बार टिकटॉक, ठीक है, तो पोर्नोग्राफी प्रमोट करने के कारण, मतलब कि जो गंदे गंदे उसमें कंटेंट हो गए थे, तो उसके कारण से बैन किया गया था। तो लूजिंग रफली 15 मिलियन ड्यू मंथ टू द बैन। तो एक महीने में उसको 15 बिलियन का लगभग लॉस हुआ था उस समय। तो उसी को देखते बोला जा रहा है कि लगभग 6 बिलियन का लॉस होगा। व्हाट है चाइना रिस्पॉन्स मीन टू बैन। तो बैन पे चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी तक। तो चाइना सेड इट सस्पेक्ट इंडियाज एक्शन कुड बी इन द वायलेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि WTO रूल के खिलाफ है, चाइना के द्वारा ऐसा किया गया। हालांकि चाइना खुद अपने कंट्री में बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया है। वहाँ पे अमेरिका का बहुत सारा ऐप चलता ही नहीं है, लेकिन वो तो रूल तोड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब उसके साथ बैन होता है तो WTO उसको याद आता है। In a statement, the Chinese embassy New Delhi said India's measure selectively discriminatory aim to certain Chinese app on ambiguous and far-fetched ground, है ना। तो जैसे कहा गया वहाँ का जो एम्बेसी के द्वारा बयान आया था उस दिन कि ये जो है हम लोग इससे शॉक्ड हैं, हम लोग मतलब सरप्राइज है कि ऐसा क्यों, और WTO रूल को वायोलेट करता है। इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ई कॉमर्स। क्या कर रहा है कि जो जनरल ट्रेंड है इंटरनेशनल ट्रेड का या ई कॉमर्स का, उसके भी अगेंस्ट जाता है, ठीक है। द चाइनीज गवर्नमेंट कमेंट इंडिकेट दैट इट कुड फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट एट WTO। चाइना का जो गवर्नमेंट का कंप्लेन है ये हम लोग मतलब कि ये दिखाता है कि WTO में ये लोग जाने वाले हैं, मतलब जाएंगे। विल द मूव हर्ट इंडिया। इट कुड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। बाइट डांस लिमिटेड हैड टॉक्ड ऑफ इनकमिंग इन्वेस्टमेंट वर्थ 1 बिलियन इन इंडिया दैट विल प्रोबेबली रिमेन सस्पेंड टिल फर्दर। क्या कह रहा है कि जैसे बाइट डांस के द्वारा कहा गया था कि हम लोग 1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, ठीक है, तो हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट अब ना आए। यदि इन्वेस्टमेंट आता तो थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा मतलब कि कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट उन लोग इंडिया में अब ना करें, ये बस हर्ट कर सकते हैं इंडिया को।
व्हाट लीगल ऑप्शन डज द इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या लीगल ऑप्शन है। तो इन टर्म ऑफ प्रोसेस देयर आर टू ऑप्शन अवेलेबल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन है। सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट टू इशू बैन ऑर्डर नॉर्मल एंड इमरजेंसी इन द केस ऑफ बैन ऑन 59 एप्स बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फ्रेज इंटरिम ऑर्डर इन द स्टेटमेंट इशूज बाय टिकटॉक इट अपीयर दैट गवर्नमेंट may have adopted the emergency route. The emergency route allow content to be blocked on the direction of Secretary Department of IT who must consider the impugned content and record reason for doing so. तो कहा जा रहा है कि नॉर्मल यहाँ पे बैन करने का दो नॉर्मल होता है, इमरजेंसी होता है। तो टिकटॉक जो बैन किया गया है इमरजेंसी आधार पे बैन किया गया है, ठीक है। वही नॉर्मल आधार पे बैन करना होता तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए इसको इमरजेंसी आधार पे बैन किया गया। द प्रोसेस आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन इमरजेंसी प्रोविजन आर यूज, किया जा रहा है कि कुछ प्रोसेस जो है नहीं रिक्वायर होते जब इमरजेंसी प्रोविजन यूज किया जाता है। हाउ इन केस ऑफ इमरजेंसी द ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ IT मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द गवर्नमेंट कमिटी विद इन 48 आवर। तो उसके 2 दिन बाद न्यूज़ भी आया था कि 48 घंटे का समय दिया गया है ना ऐप को। तो 48 घंटा का बहुत पहले ही बीत चुका है कि यदि कोई ऐप जो है अपना कुछ क्लैरिफाई करना चाहता है कि हमको क्यों ना बंद कर दिया जाए तो 48 घंटे का टाइम उसको दिया जाता है। नेक्स्ट, डज द गवर्नमेंट नेसेसरली हैव टू पब्लिश द ऑर्डर, क्या गवर्नमेंट को इस तरह से ऑर्डर पब्लिश करना चाहिए था। द लीगल ऑर्डर ऑफ द इम्पावर द डिग्नेटेड अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द बैन इन ए टू मेड पब्लिक। तो क्या करें कि हाँ ऐसा लीगल प्रोविजन है कि आपको बैन को पब्लिक करना है, जनता को बताना है, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है, ठीक है। आप क्या ब्लॉक किए हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक कर दिया जाता, जनता को बताया नहीं जाता और टिकटॉक जो है काम करना बंद कर देता, तो लोगों को क्या लगता है कि टिकटॉक का जो ऑफिस है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी और यहाँ पे गवर्नमेंट का हर डिसीजन को पब्लिक करना पड़ता है, ठीक है। कैन द ऑर्डर भी चैलेंज इन इंडियन कोर्ट, तो क्या इंडियन कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो दो इट इज अनलाइकली कह रहा है कि तो अनलाइकली दैट कंपनीज कंसर्न में टेक अ सच स्टेप इमीडिएटली आइदर दे आर अफेक्टेड इंडिविजुअल इन इंडिया कुड चैलेंज द ब्लॉकिंग ऑर्डर इन द कोर्ट। क्या कह रहा है कि हो सकता है कंपनी का जाना तो अनलाइकली है, लेकिन ये हो सकता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, मतलब जिन लोगों का टिकटॉक से रोजी रोटी चल रहा था, वो लोग इंडिया में जा सकते हैं, मतलब कि इंडियन कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब अपने देश के खिलाफ एक विदेशी कंपनी के ऐप को चलाने के लिए अपने देश के खिलाफ अपने देश के कोर्ट में जाना, पता नहीं कहाँ से आएंगे ऐसे लोग, हो सकता है जाएं भी। द कोर्ट विल बी देन डिसाइड वेदर द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन एज टू नेक्सस बिटवीन द दीज एप्स आर एलेक्ट टू डूइंग इन द रीजन एडवर्टेड द गवर्नमेंट। तो क्या करें फिर कोर्ट जब जाएंगे, मान लो कोई आदमी कोर्ट जाएगा तो वहाँ पर गवर्नमेंट से पूछा जाएगा, उनसे रीज़न पूछा जाएगा कि हाँ क्या ऐसा हुआ था, उनसे रीज़न पूछा कैसे आप बोल सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। मतलब गवर्नमेंट फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से क्लैरिफाई मांग सकती है, ठीक है। तो ये था काफ़ी डिस्कस में कि क्या क्या प्रोविज़न अभी हैं, क्या क्या सुविधा दोनों के पास है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।